उस बड़ी सी कॉलोनी के 10 घरों में पार्ट टाइम काम कर रही थी। कब से, यह बात कम ही लोग जानते थे। कितने ही घरों में नए मालिक आ चुके थे, पर हर नए मालिक ने पुष्पा को अपना लिया था। 240 सी वाली यादव मेम साहब ने नई बहू को बताया था। जब मैंने अपनी ससुराल में पहला कदम रखा था, तब पुष्पा ने ही सबसे पहले मेरे लंबे घूंघट में अपना मुंह घुसाकर मेरी सास को कहा था, अरे अम्मा, तुम बहू लाई हो या चांद का टुकड़ा, मैं वारी जाऊं, हाथ लगाते ही मैली हो जाएगी। 240 सी वाली मेम साहब एक बड़े दफ्तर में काम करती थी और उसी दिन से पुष्पा की चहेती बन गई थी। पुष्पा यादव मेम साहब की सास को अम्मा कह कर बुलाती थी। अम्मा ने उसे माँ की तरह ही पाला था और उसे अपने बच्चों सा ही प्यार दिया था। किसी भी नए घर में रखने से पहले पूरी जानकारी अम्मा लेती थी और फिर यह काम 240 सी वाली यादव मेम साहब ने करना शुरू कर दिया था। 20 सालों में पुष्पा 19 साल से 39 की हो गई, पर अभी भी उसमें फुर्ती भरी थी। पुष्पा का बाप अम्मा के ही गांव का चौकीदार था। पुष्पा के जन्म के फौरन बाद उसकी माँ चल बसी थी, लेकिन बाद में बाप ने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। दिन बीतते देर नहीं लगती, एक के बाद एक 14 साल पार करके बरसाती नदी से अल्हड़ पुष्पा बचपन को पीछे छोड़ जवानी की चौखट पर आ पहुंची थी। उन्हीं दिनों बाप ने पढ़ाई छुड़वा कर 17 साल की उम्र में ब्याह करा दिया, लेकिन जिस शान से वह ससुराल पहुंची, उसी शान से 10 दिन में वापस भी आ गई। पति ने एक सौत जो बिठा रखी थी पड़ोस में। बाप के पास रहकर मजदूरी करना पुष्पा को मंजूर था, लेकिन सौत की चाकरी करना उसके स्वभाव में नहीं था। उस घर में दूसरे दर्जे की पत्नी बनकर रहना उसे कतई पसंद नहीं था। चौकीदार बाप ने उसे एक कॉलोनी में नौकरी दिला दी थी। पुष्पा ने भी खुशी खुशी सारे घरों को संभाल लिया था। सर्वेंट क्वार्टर में उसका पक्का ठिकाना बन गया था। दुख की हल्की सी छाया भी उसके चेहरे पर दिखाई न दी थी। 2 साल बाद पुष्पा का बाप भी चल बसा। फिर धीरे धीरे वह इस कॉलोनी के लोगों में ही शामिल होती चली गई। किसी ने भी उसे कभी कुछ कहा हो याद नहीं। पुष्पा ने हर घर का काम मुस्तैदी से किया और शिकायत का सवाल ही नहीं था। 5-6 घरों की चाबियां उसी के पास रहती थी। बच्चे कब स्कूल से आएंगे, कौन सी बस से आएंगे, खाने में क्या खाएंगे, उसे मालूम था। ऐसा लगता था कि वह कॉलोनी की कामकाजी औरतों की जान है। घर के भंडारे से लेकर बाहर तक के सारे कामकाज का जिम्मा पुष्पा के ही सिर पर था। शादी ब्याह के मौकों पर रिश्ते की औरतें आती और कमरों का एक एक कोना थाम कर अपना अपना सामान सजा कर बैठ जाती, लेकिन सबको समय पर चाय मिलती और समय पर खाना। ऐसे में पुष्पा को जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी। हर मेम साहब और मेहमानों के काम में हाथ बटाती हुआ चक्कर घिन्नी की तरह घूमती हुई सारा घर संभालती थी। पुष्पा को इस कॉलोनी से न जाने कैसा मौसा हो गया था कि वो कहीं और जाने को तैयार न होती। सब बच्चे उसी की गोद में पले थे। अक्सर सभी की छोटी मोटी जरूरतें पुष्पा ही पूरी करती थी। न जाने कितनी बार उसने बच्चों को अपनी अपनी माँ से पिटने से भी बचाया था। यादव मेम साहब अक्सर कहती, तुम इन सबको सिर पर चढ़ाकर बिगाड़ ही दोगे पुष्पा। अरे नहीं मेम साहब, मैं क्या इनका भला बुरा नहीं समझती, कहते हुए वह बच्चों को अपनी बाहों में समेट लेती। धीरे धीरे बच्चों के ब्याह होने लगे, घरों में नए लोग आने लगे। ऐसे में एक दिन 242 सी वाली मेम साहब ने पूछ ही लिया, अरे पुष्पा, सबका ब्याह हुआ जा रहा है, तू कब ब्याह करेगी? मैं तो ब्याह ही हूँ मेम साहब। वह लजा गई। अरे वह भी कोई ब्याह था तेरा, न जाते देर न आते देर। अब तक तो तुझे दूसरा ब्याह कर लेना चाहिए था। 250 सी वाली ने भी उसे समझाते हुए कहा ही था कि पुष्पा अपने कान पकड़ते हुए बोली, यह क्या कहती हो मेम साहब, एक मर्द के रहते दूसरा कैसे कर लूँ? अरे उसने तो मुझे भगाया नहीं, मैं खुद ही चली आई थी। लेकिन एक दिन न जाने कहाँ से पता पूछते पूछते पुष्पा का मर्द आ ही टपका। पुष्पा सोसाइटी की सीढ़ियाँ धो रही थी। दरवाजा खुलने के साथ ही उसने घूम कर देखा। दूसरे ही पल साफ पहचान गई अपने मर्द को। इतने सालों बाद भी उसमें ज्यादा फर्क नहीं आया था। बालों में हल्की सफेदी जरूर आ गई थी, पर शरीर वैसा ही दुबला पतला था। लेकिन वो पुष्पा को नहीं पहचान पाया। उसको एक टक अपनी ओर देखता पाकर उसने थोड़ी हिम्मत से कहा, मैं दिनेश हूँ। पुष्पा क्या यही? लेकिन दूसरे ही पल उसे लगा कि शायद यही तो पुष्पा है, कहीं तुम ही तो। पुष्पा ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी से उसका साहस बढ़ा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ पुष्पा। पुष्पा सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, तुम्हारी बहुत याद आती है, देखो इनकार मत करना। पुष्पा हैरानी से अपने मर्द को देखती रह गई। इतने सालों बाद आज किस हक से वह उसे लेने आया है? पुष्पा के चेहरे पर कई रंग आए और गए। उसने कुछ सख्त लहजे में कहा, क्यों, तुम्हारी वह कहाँ गई? कौन?
लक्ष्मी? वह तो बहुत समय पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी। लालची थी ना, जब तक मेरे पास पैसे रहे वह भी रही, पैसे खत्म हो गए तो वह भी चली गई। कुछ ठहर कर दिनेश ने फिर गिड़गिड़ा कर कहा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, जो चाहे सजा दे लो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। देखो, इनकार मत करना। उसकी आंखों से आंसू बह चले थे। पुष्पा का दिल भर आया। औरत का दिल जो ठहरा, जरा से किसी के आंसू देखे झट पिघल गया। उसने गौर से उसे देखा। कैसा तो हो आया इसका चेहरा। ब्याह के समय कैसी मजबूत और सुंदर देह थी इसकी, बहुत कमजोर भी लग रहा है। आंसुओं को आंचल के कोर से पोंछकर उसने अपने पति दिनेश को बरामदे में रखे स्टूल पर बिठाया और खुद एक फ्लैट में चली गई। मेम साहब के पास जाकर वो धीरे से बोली, मेम साहब, मेरा मर्द आया है। क्या? सुनकर वो चौंक गई। पुष्पा पागल तो नहीं हो गई? उन्होंने एक बार फिर पूछा, कौन आया है? वो बाहर बैठा है, कह रहा है मुझे लेने आया है। पुष्पा धीरे से बाहर की ओर मुड़ गई। अब तो आगे आगे पुष्पा और पीछे से एक एक करके सब फ्लैटों के मेम साहबे अपने काम छोड़कर एक लाइन से बरामदे में आकर खड़ी हो गई। सबको देखते ही वो घबरा कर खड़ा हो गया। सबकी घूरती निगाहों का सामना करने की हिम्मत शायद उसमें नहीं थी। सिर झुकाकर वो धीरे से बोला, मैं दिनेश हूँ, पुष्पा को लेने आया हूँ। क्यों? अपने गुस्से को दबाते हुए एक मेम साहब बोली। इतने बरस कहाँ थे जब पुष्पा, तब तक पुष्पा ने आगे कहकर भले गरे से उन्हें वहीं रोक दिया। कुछ न को मेम साहबी से, यह अकेला है, इसे मेरी जरूरत है। देर से ही सही, मेरी सुध तो आई इसे। अब इसके आगे कोई क्या बोलता है। पुष्पा अंदर जाकर अपना सामान समेटने लगी। अचानक उसके हाथ रुक गए। इस कॉलोनी के छोड़ते हुए उसे जाने कैसा लग रहा था। वह सोचने लगी, कितनी मतलबी हूँ मैं। अपने सुख के लिए आज इन लोगों का सारा स्नेह, सारा प्रेम मैं कैसे भूल गई। कितनी आसानी से मैं इन लोगों को छोड़कर जाने को तैयार हो रही हूँ। उसकी आंखों से टप टप गिरते आंसू उसका आंचल भिगोने लगे। अभी वह कुछ सोच ही रही थी कि कई मालकिनें एक साथ उसके कमरे में जा पहुंची। पुष्पा एक मेम साहब के गले लगकर जोर से रो पड़ी। मुझे माफ करना, आज मैं सब कुछ भूल गई। नहीं पुष्पा, तुमने उसके साथ जाने का इरादा करके बहुत अच्छा किया है। अपना मर्द अपना ही होता है, चाहे कितना भी वो भटकता रहे, एक दिन उसे वापस लौटना ही होता है। जब जागो तभी सवेरा, समझे? यादव मेम साहब ने पुष्पा की पीठ थपथपाते हुए कहा। उसका सामान बाहर पहुंचा दिया गया था। आगे बढ़कर उस कॉलोनी के सब लोगों को एक एक करके नमस्ते करते हुए पुष्पा बोली, आप सब खुश रहो। अब तक 240 सी वाली अम्मा भी बाहर आ गई थी, जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग थी। पुष्पा ने सिर झुकाए आंसू भरी आंखों से उन्हें देखा। अम्मा भरे गले से आगे कुछ न बोल सकी। उन्होंने उसे समझाया, इतना दुखी क्यों हो रही हो पुष्पा, तुम खुशी खुशी उसके साथ घर बसाओ, यही हम सब चाहते हैं। अरे औरत का जीवन ही यही है, औरत मर्द के बिना और मर्द औरत के बिना अधूरा होता है। तुम्हारे जाने का दुख हम सबको है, किंतु तुम्हारे इस फैसले से हमें बहुत खुशी हो रही है। हंसती खेलती जाओ, मगर हमें भूल मत जाना। इतने में सबने उन दोनों को रुकने के लिए कहा। 15 मिनट में सारी मालकिनें अपने अपने हाथों में थैले पकड़े आ गई। हर कोई बढ़ चढ़ कर पुष्पा के लिए अच्छी से अच्छी चीज लाया था। 240 सी वाली यादव मेम साहब ने अपने ड्राइवर को कहा, गाड़ी की डिग्गी खोलो और सब सामान रखो, यह इनके साथ जाएगा। 240 सी वाली मेम साहब ने 10,000 रुपये पकड़ाए और कहा, मेरा नौकर तुम दोनों को ट्रेन में भी बिठाएगा। दिनेश ने आगे बढ़कर पुष्पा का हाथ पकड़ा। धीरे धीरे वे दोनों सबकी नजरों से दूर होते चले गए। पुष्पा का कमरा आज भी उस कॉलोनी में खाली है। सबने वादा लिया है बच्चों से कि पुष्पा कभी भी आए, कैसे भी हो, उसे कोई रहने से नहीं रोकेगा।